Hello everyone, this is lecture part number 4 on 151 CPC। 151 CPC के हम पार्ट 3 को डिस्कस कर रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। हम जो हमारे पास एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे उसमें पॉइंट नंबर 6 पर आ जाते हैं हम। अब पॉइंट नंबर 6 में हमारे पास क्या एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कोर्ट हमारे पास 151 को एक्सरसाइज कर रही है, वो खुद फॉर एग्जांपल इस तरह आप समझ लें कि जिस कोर्ट के अंदर कोई सूट जा रहा है, कोई अपील या फिर कोई रिवीजन जा रही है और उसके पास 151 की एप्लीकेशन आती है कि आपको यहाँ पर जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो फिर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन, अपनी खुद की जुरिस्डिक्शन को डिटरमाइन करने के लिए 151 का पावर इस्तेमाल कर सकती है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद पॉइंट 7 है प्रोसीजर ऑफ एडिशनल एविडेंस। हमारे पास जो एविडेंस कोर्ट में पेश होने हैं, जो एड्यूस होने हैं, उससे अलावा भी, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा भी एविडेंस हमारे पास 151 के तहत हमारे पास एडिशनल एविडेंस भी हमारे पास प्रोड्यूस कर दिए सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास पॉइंट जो है रीजंस फॉर प्रोवाइडिंग दीज पावर्स। अब हमारे पास लेजिस्लेचर को, जो हमारे पास जूरिस्ट हैं या फिर लेजिस्लेचर हैं, उनको क्यों ज़रूरत पड़ी हमारे पास 151 को सीपीसी के अंदर देने की। ठीक है, 151 क्यों दे दी गई। अब हमारे पास जो लॉज बनते हैं, चाहे सिविल हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, नेचुरल जस्टिस से तय हमारे पास मुतलिक हो या कुछ भी, जो भी लॉ हमारे पास मौजूद हैं वो एक मैन मेड लॉ हैं। आ रही है बात समझ में? हमारे पास मैन मेड लॉ मीन्स इंसान है, इंसान गलती कर सकता है। आ रही बात समझ में? जो इंसान गलती ना करे वो हम कहते हैं कि वो हमारे पास इंसान नहीं। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल रीजंस फॉर प्रोवाइडिंग दीज पावर्स, ये पावर्स क्यों दिए गए 151 के। ठीक है, लेजिस्लेचर इनकेपेबल टू कंसीडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। हमारे पास जो कानूनदान हैं वो उनके जहन में हर एक पॉइंट तो नहीं आ सकती कि हमारे पास फ्यूचर में ये पॉइंट भी आ सकती है। लिटिगेशन के अंदर हमारे पास सिविल नेचर के अंदर ये पॉइंट भी आ सकती है, तो हम इन पर भी कुछ डिस्कस करें या इनका भी प्रोसीजर दें। ठीक है, ठीक है। तो फिर दैट में अराइज इन फ्यूचर लिटिगेशन, जो हमारे पास आने वाले लिटिगेशन में हो, तो फिर ऐसे अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस में, जो अनदेखे सर्कमस्टेंसेस के लिए हमारे पास क्या करता है ये 151 कोर्ट को रेस्क्यू करता है। कोर्ट को रेस्क्यू करता है किस तरह? फॉर एग्जांपल कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कहीं पर कोई हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर एनडीए क्यों आती है, नेचुरल डिज़ास्टर अथॉरिटी क्यों आती है? उनको रेस्क्यू करने के लिए। कहीं पर ज़िलज़िला आ गया, लोग क्या हो गए, दब गए घरों में, उनको रेस्क्यू करने के लिए कौन आ रहा है? नेचुरल डिज़ास्टर अथॉरिटी आ रही है, उनको रेस्क्यू कर रही है। तो इसी तरह जहाँ पर कोर्ट कंफ्यूज हो जाए किसी मामले को लेकर, ठीक है, हमारे पास फ्यूचर लिटिगेशन के अंदर, तो फिर ये 151 कोर्ट को क्या करेगी? कोर्ट को रेस्क्यू करेगी। आ रही है बात समझ में? आई थिंक ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद चलते हैं हमारे पास लिमिटेशन पीरियड कितना है।
151 का लिमिटेशन पीरियड कितना है? हमारे पास 151 का कोई लिमिटेशन नहीं, मीन्स नो बार ऑफ लिमिटेशन। आ रही बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर हमारे पास जो है अपील और रिवीजन की। अगर ऑर्डर पास होता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास रेमेडी क्या है अगेंस्ट 151 CPC। अगर 151 के अंदर कोई भी ऑर्डर पास होता है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? एक अपील होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब तक कोई हमारे पास फॉल्स विद इन डेफिनेशन ऑफ डिक्री, जो भी हमारे पास अपील तब तक नहीं होगी जब तक डिक्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। 151 हमारे पास इसकी डिक्री की डेफिनेशन में फॉल ना करता हो, ठीक है, आ रही बात समझ में? और ऐसा फॉल करता भी नहीं है। या फिर हमारे पास जो अपीलेबल ऑर्डर हैं, उसकी जो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट कहाँ मौजूद है हमारे पास? ऑर्डर 43 के अंदर जो मौजूद है, जब तक वहाँ पर मौजूद ना हो, और अभी तक वहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारे पास अपील होगी? नहीं। हम अपील 151 के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते। क्या हम रिवीजन फाइल कर सकते हैं? क्या हम रिवीजन फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट 151 ऑर्डर? हम जनरली जैसे हर ऑर्डर में हम रिवीजन फाइल कर सकते हैं, जहाँ पर अपील लाइज नहीं होती, जहाँ पर अपील नहीं होती वहाँ पर रिवीजन होती है, ठीक है। तो फिर जनरली हम हर ऑर्डर में 151 के ऑर्डर में हम रिवीजन फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। मगर कुछ ऐसे केसेस हैं हमारे पास, बहुत ही रेयर केसेस, या फिर कहाँ पर फाइल हो सकते हैं? सिर्फ रेयर मीन्स बहुत कम, या फिर इसको कह दें आप एप्रोप्रिएट ऑर्डर, जहाँ पर 151 को सेटिस्फाई हो जाए और उसकी रिवीजन सुन ले, ठीक है। केसेस, एप्रोप्रिएट केसेस, उसमें हमारे पास मे लाए, देयर इज़ नो प्रोविजंस मौजूद ऑफ शल लाए नहीं होगा, मे लाए। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इससे आगे हम चलते हैं। अब ये बात आ गई है तो इसके बाद हमारे पास एक और बात मेन आ जाती है कि हमारे पास 151 जो सेक्शन हैं वो हमारे पास कौन से लीगल मैक्सिम पर बेस करता है। हमारे पास लीगल मैक्सिम तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा जहाँ पर आप 711 की एप्लीकेशन देते हैं और वहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वहाँ कहते हैं सर देयर आर सम हमारे पास लीगल मैक्सिम्स दैट ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, जो इंसाफ के तकाजे पूरे करने की तलाश करता है वो खुद इंसाफ करके आए, ठीक है। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स, जो इंसाफ के तकाजे चाहता है या फिर इंसाफ के हमारे पास तलाश में निकला है, वो खुद अपने हाथ साफ करके आए। ऐसे आपने सुने होंगे हमारे पास मैक्सिम्स। तो फिर एक और हमारे पास मैक्सिम में आपको बता दूं, आपने सुना होगा अब भी जस रेमेडियम, ठीक है। ये कि लीगल मैक्सिम है, इसकी मीनिंग क्या होगी?
इसकी मीनिंग होगी where there is a right, there is a remedy. Means where there is a right, there is a remedy. Means जहाँ पर भी आपका राइट बनता है वहाँ पर आपको एक रेमेडी भी मिल जाती है कानून के अंदर। जहाँ भी आपका राइट मौजूद है और आपका कानून खामोश है वहाँ पर आपको 151 की रेमेडी मिल जाती है। बात क्लियर है? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और कह दूँ मैं आपको, आपका जहाँ भी राइट मौजूद है वहाँ आपको रेमेडी मौजूद है 151 के तहत। हमारे पास सीपीसी के तहत या फिर क्रिमिनल मैटर के अंदर कहीं भी चले जाएं, जहाँ भी आपका राइट है वहाँ आपको रेमेडी दी जाती है। मगर सिविल मैटर के अंदर अगर आपका राइट बनता है और आपको रेमेडी सीपीसी के अंदर कोई प्रोविजंस, कोई प्रोसीजर या फिर कोई ऐसा रूल्स आपके लिए मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो फिर आप 151 की एप्लीकेशन दे सकते हैं और अपने उस राइट को अवेल करने के लिए, अपनी उस रेमेडी को अवेल करने के लिए आप इस 151 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, इसके बाद भी हम पार्ट 5 में बहुत ब्रीफ के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसका लेक्चर बहुत ही हमारे पास लंबा हो सकता है। आप ये बातें हमारे पास पार्ट 4 तक जो भी लेक्चर्स हैं आप बहुत ही अच्छी तरह इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर इसी के अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे बेसिकली मैंने जो सेक्शन 151 जो है सेपरेटली एक डिस्कस किया है, वो इसलिए कि हमारा कोई एक स्टूडेंट्स है लाहौर से जिन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे 151 की बात समझ में नहीं आ रही, मैं न्यूली कोर्ट की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हुआ हूँ, जहाँ भी देखता हूँ तो मेरे सीनियर मुझे 151 की एप्लीकेशन मुझसे ड्राफ्ट करवाते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे इसका प्रोसीजर और इसकी हमारे पास प्रोविजंस जो दी गई है उसकी इम्पोर्टेंस मुझे मालूम हो जाए। तो फिर ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया है, मैं और भी इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा। और हमारे पास जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसके अंदर भी मैं ये लेक्चर हमारे पास नंबर वाइज आपको समझाता जाऊँगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।